नमस्कार। यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। राजनीति विज्ञान की हम जो एक श्रृंखला हमने जो आरंभ की है उसके अंतर्गत आज हम सामाजिक न्याय के चैप्टर पर आपसे बात करेंगे। और राजनीति विज्ञान में आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम और पूरे के पूरे एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो में सोशल जस्टिस आज की तारीख में, आज के समय में कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है, ये आपको हम इस पूरे चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इस पर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सोशल जस्टिस में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें अगर आप महसूस करेंगे तो स्कूल व्याख्याता का जो अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें इस पर पूरी सामग्री आपको पढ़ने को, जानने को, सुनने को, देखने को मिलेगी। आप ध्यानपूर्वक देखिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ मित्रों ने पिछले चैप्टर को, जिसमें मैंने राजनीतिक सिद्धांत पर बात की थी, उसको देखा है। तो इस क्रम को बनाए रखिए, अपने दोस्तों से कहिए, साथियों से कहिए, आपको एक समग्र सामग्री एक साथ यहाँ मिलने जा रही है। हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सामाजिक न्याय का जो चैप्टर है उस चैप्टर पर हम इस क्रम में अगर बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम सामाजिक न्याय के रेफरेंस में किन किन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, मूलतः सामाजिक न्याय की जो पूरी कल्पना, जो जस्टिस का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस पूरे जस्टिस के स्वरूप में आप अगर मटेरियल के रेफरेंस में और अन्य मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक मनुष्य ने जब विकास की यात्रा प्रारंभ की थी तो धीरे धीरे जब उसकी समझ विकसित हुई और अधिकारों के प्रति उसकी चेतना का उदय हुआ तो सबसे जो महत्वपूर्ण विचार उभर कर सामने आया था वह था समानता का विचार। और ये जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है ये पूरी की पूरी समानता की अवधारणा पर आधारित है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा भी व्यवहार करें, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कैसा भी व्यवहार करें, अगर हम इसमें पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा सामाजिक न्याय ध्वस्त हो जाता है। फिर से ध्यान से सुन लें आप। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को यदि हमने पहले से बना लिया है और उसे अपने मन में रख लिया है, उसके आधार पर अगर हम व्यवहार करते हैं तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह कहा गया है कि समानता के लिए किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह की आवश्यकता नहीं है। हर किसी व्यक्ति के पास इतने न्यूनतम साधन जरूर होने चाहिए कि वह अपना एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जी सके। विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में जब आप तुलना करते हैं तो ये बड़ा भारी भेद आपको दिखाई देगा, एक बहुत अंतर दिखाई देगा विकसित और विकासशील देशों में। और विकसित देशों में भी अगर आप बात करेंगे तो फिर संपन्न लोग और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और फिर निम्न मध्यम वर्ग के लोग और फिर गरीबी की सीमा से नीचे जीने वाले लोग, तो स्टेप बाय स्टेप उनमें अंतर आपको दिखाई देगा। और जैसे जैसे आर्थिक स्तर नीचे उतरता चला जाएगा, सामाजिक न्याय के प्रति आग्रह भी बढ़ता चला जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मानना या उस पर बात करना बहुत अधिक आवश्यक है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये बुनियादी तौर पर ये ज़रूरत है और इसको हम आगे उठाने के लिए या इस पर काम करते रहेंगे। ये संदर्भ बहुत गहरे और महत्वपूर्ण भी हैं लेकिन उलझन भरे हुए भी हैं। दरअसल में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जितनी भी हम बात करेंगे और जितने भी मुद्दों को हम छेड़ने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे तत्व और बहुत सारे तथ्य एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं या बहुत सारे जो सिद्धांतवादी हैं या सिद्धांतकार हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इनकी व्याख्या करके इनको उलझा भी दिया है। तो व्यावहारिक दृष्टि से, जैसे भारत में अगर आप बात करें तो भारत की दृष्टि से हम यह कहें कि मसलन अल्पसंख्यकों के अधिकार, बहुसंख्यकों के अधिकार, इन पर अगर बात करेंगे तो एक अलग तरह का विश्लेषण दिखाई देगा आपको। इसी तरह से जब नारीवाद की बात आएगी तो स्त्री अधिकारों को लेकर एक अलग तरह का
चर्चा या एक अलग तरह का स्वरूप उसमें दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप स्त्री सशक्तिकरण की बात करेंगे तो फिर इसमें न्याय को अलग ढंग से देखने की आवश्यकता होगी। तो न्याय के मुद्दे लगातार भटकते जा रहे हैं और एक गहरे संदर्भों के साथ उलझन भरे हुए भी हैं। सामाजिक न्याय की मूलतः हम थोड़ा विस्तार से बात करें तो ये समझने की कोशिश करें कि आखिर सामाजिक न्याय की अवधारणा है क्या। जैसा कि मैंने भूमिका में भी आपसे कहा था कि यद्यपि राजनीतिक सिद्धांतों की दृष्टि से और राजनीतिक व्यवस्था के विकास के साथ और खास तौर पर जैसे जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास हुआ 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से लेकर और आज 22वीं शताब्दी तक आते आते जैसे लोकतंत्र परिपक्व होता चला गया, विस्तृत होता चला गया, वैसे वैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा भी मजबूत होती चली गई। वैचारिक तौर पर अगर हम बात करें तो जब प्रारंभ हुआ था तब धार्मिक तौर पर बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय को तलाश किया जा रहा था। जो प्रारंभिक पुराने जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में सामाजिक न्याय को देखा जा रहा था, लेकिन साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जिन धार्मिक ग्रंथों में बुनियादी तौर पर सामाजिक न्याय को हम देखने की बात कर रहे थे, वस्तुतः वहाँ पर बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे उसमें खांचे बने हुए थे, छूट थी, बहुत सारे मुद्दे छूटे हुए थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जिन लोगों के हाथ में धर्म की व्याख्या का अधिकार था या जिन लोगों ने धार्मिक पुस्तकों को सृजन किया था, उन्होंने अपने चिंतन, अपनी हैसियत, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, समाज के ताने बाने और ढांचे के आधार पर सामाजिक न्याय की परिभाषा तय कर दी थी। ये लंबे समय तक चला था, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक चेतना जागृत हुई, शिक्षा का विस्तार हुआ, राजनीतिक अधिकारों का विस्तार हुआ, तो फिर यह सांप्रदायिक जो विभाजन था और जिस आधार पर इसका विकास हुआ था उसमें कई तरह के भेदभाव जुड़ते चले गए। ऊंच नीच का स्वरूप हम लगातार देखते चले गए। समाज विज्ञान में भी जैसे जैसे विकास हुआ, उत्तरोत्तर ज्ञानोदय हुआ, तो इसका परिष्कृत स्वरूप सामने आने लगा। सामाजिक सोशल जस्टिस भी धीरे धीरे रिफाइन होने लगा, क्योंकि वैचारिक धरातल पर क्रांतियां हम लगातार देख रहे थे। एक क्लासिकल उदारवाद जैसे जैसे बढ़ा, क्लासिकल का मतलब कह सकते हैं परिष्कृत सुधरा हुआ उदारवाद जब सामने आया, तो परंपराओं की जकड़न खत्म होने लगी। परंपराओं की जकड़न खत्म होने लगी। हम अपने अगर भारतीय समाज में बात करें तो बहुत सारी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी हमारे समाज में, और उनमें छुआछूत का भेद, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, जातिगत ऊंच नीच का भाव, सांप्रदायिक तौर पर अनेक प्रकार के विभेद थे। लेकिन जब मनुष्य की चेतना विकसित हुई और स्वतंत्रता का उसको एहसास होने लगा, तो उसको पता लगा कि समानता कितनी महत्वपूर्ण है। और यूं कहें कि 19वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ था, उस 19वीं सदी में उदारवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर भलाई करने की कोशिश की, और ये कहा गया कि अगर अनजस्टिस होता है, अन्याय कहीं दिखाई देता है, सामाजिक न्याय कहीं नहीं है, तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की आर्थिक भलाई भी होगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अवसर भी बढ़ेगा। और यूरोप में बहुत सारे लोगों ने इस तरह की सामाजिक कल्पनाओं को आगे बढ़ाया था। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर लोगों में भेदभाव न हो, यूरोप में इसके प्रति बहुत अधिक आग्रह बढ़ने लगा था, और इस तरह से सामाजिक न्याय के प्रति मानव जाति में एक गहरी चेतना, एक गहरा सरोकार, एक गहरा आधार बनता हुआ हमें दिखाई देने लगा। तो हम इस आधार पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कि इससे पहले, बल्कि अगर आप भारत के रेफरेंस में बात करें, देखें कि सामाजिक चेतना कितनी कलुषित थी हमारे यहाँ, कि स्त्रियों को, विधवा जो स्त्रियां थी उनको सती करके और सती प्रथा के माध्यम से उनको जिंदा जला दिया गया। ये इस तरह के जो प्रतीक आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बाल विवाह की जो अवधारणा है, ये जो आदिवासी समाज है हमारा, उनके प्रति देखिए आप, ये हमारे जो पशुओं के प्रति हमारा जो दुराचरण था, ये सारी चीज़ें इस क्लासिकल उदारवाद के बाद धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। मार्क्स की अवधारणा जब सामने आई तो फिर पूरी तौर पर सोशल जस्टिस की अवधारणा बदल कर रह गई। मार्क्स ने दुनिया के लोगों को आह्वान किया, और उन्होंने गरीबों को खासतौर पर यह कहा था कि जो पूरी की पूरी जो
सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये पूरी की पूरी सामाजिक न्याय की अवधारणा आर्थिक मकड़ जाल में उलझी हुई है और संपन्न लोगों ने गरीबों का शोषण करके और उन्हें पूरी तौर पर कैद करके छोड़ दिया है। और इस तरह से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को इस पूरे सिस्टम का शोषण करने वाला व्यक्ति बताया। और बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का अगर कोई शोषक है तो वह पूंजीवाद है। और पूंजीवाद के खिलाफ मार्क्स ने जो डंका बजाया वो एक तरह से सामाजिक क्रांति का विस्फोट था। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हलचल मच गई और दुनिया भर के आदिवासी लोग, दुनिया भर के श्रमिक लोग, दुनिया भर के उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, जो जहां पिछड़ा हुआ था उन सबको लगा कि एक नई चेतना का उदय हुआ है। और इस क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था को उल्लेखित किया गया, उठाया गया, जिसमें उदारता और आश्वासन के विकृत स्वरूपों को छोड़ दिया गया। मार्क्स से प्रेरित रूसी क्रांति के बाद कुछ समय बाद स्टालिन की सर्वसत्तावादी संरचना उभरने लगी। मैं आपको ये जो मार्क्स का जो आपकी अवधारणा है, इस अवधारणा से आपको थोड़ा सा स्टालिन की जो सर्वसत्तावादी व्यवस्था है उसकी तरफ भी लेकर चलना चाहता हूँ। मार्क्स की थ्योरी अपनी जगह पर सही थी, लेकिन जैसे जैसे उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और कम्युनिज्म ने, साम्यवाद ने जैसे जैसे धरातल पर मार्क्स के सिद्धांतों को उतारने का प्रयास किया, एक नई तरह की तानाशाही, एक नई तरह की सर्वसत्तावादी संरचना उभरने लगी। और इस संरचना में वही सारी विकृतियां रूप बदलकर, व्यवस्था बदलकर, मुखौटा बदलकर, चेहरा बदलकर सामने आ गई, जिनकी अब तक मार्क्स या इससे पहले के दूसरे जो विचारक थे, चिंतक थे, आलोचना कर रहे थे। चाहे वो हेगल था या फिर कोई दूसरे लोग थे जो इस तरह की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि मूलतः सत्ता का जो चेहरा है वो कहीं भी देख लीजिए, यहां तक कि लोकतंत्र में भी सत्ता के चेहरे पर अधिनायकवाद का पोस्टर चिपक जाता है। और उन पर भी जिनको जनता ने चुना था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो लोग चुनकर आए हैं, उन पर भी ये सारे आरोप लगते हैं जो आरोप सर्वसत्तावादी व्यवस्था में, अधिनायकवाद में लगते चले आ रहे हैं। तो हम इस व्यवस्था में मार्क्सवाद के बारे में हमने बात की। सामाजिक जो उदारवादी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है हमारी, ये इसके बाद परिवर्तित हुई। उदारवाद के इस स्वरूप ने पूंजीवाद का जो आंतरिक जटिल स्वरूप था, और इस जटिल स्वरूप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महामंदी, फांसीवाद और नाजीवाद की जैसी भीषणताएं आई थी और पूरा विश्व डगमगा गया था और पूरे विश्व ने बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियों को देखा और परमाणु विस्फोट के द्वारा मानव सभ्यता खतरे में पड़ी और लाखों की संख्या में लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने पूंजीवाद को भी संभलने का मौका दिया और पूंजीवाद ने अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश की, क्योंकि यह बात सभी को समझ में आ गई है और ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि जिस चाइना की आज बात की जा रही है, जिस साम्यवादी चीन की आज बात की जा रही है, वहाँ भी अधिनायकवाद है और वहाँ भी परोक्ष रूप में छुपा हुआ पूंजीवाद पूरी तरह स्थापित हो चुका है। और जो लोकतांत्रिक देशों में या अन्य जो सामान्य व्यवस्था वाले देश हैं, जितनी सारी कमियां उन सारे देशों में हैं, उससे कई गुना ज़्यादा चुनौतियों को चीन को फेस करना पड़ रहा है। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, उस सामाजिक न्याय की अवधारणा में जैसे जैसे क्लासिकल तौर पर परिवर्तन आने लगे, तो यह परिवर्तन इस रूप में सामने आया कि उदारवादी तरीका ही एक बेहतर तरीका है जिसमें हम सामाजिक न्याय की नीतियों को अच्छे ढंग से स्थापित कर सकते हैं। और पूंजीवादी देशों ने जो प्रारंभ में धकेला था और शोषण का काम किया था, और पूंजीवादी सिस्टम ने जिस तरह से काम किया था, उस पूरे सिस्टम को हमने बदलते हुए देखना शुरू किया है। और सामाजिक न्याय की बातें जैसे जैसे नेपथ्य में जाने लगी, तो उनके प्रति प्रयोग का विचार, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का विचार भी प्रबल होने लगा और कमजोर तबकों की बात पूरे जोर शोर से उठाई गई। खास तौर पर अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें,
तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इस भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एलीट क्लास का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। वहाँ पर समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े तबके के लोग भी, उनके मन में भी एक ललक थी कि अगर व्यवस्था परिवर्तित होगी, देश में राजनीतिक चेतना व्याप्त हुई और अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता अगर हमारे हाथ में होगी तो हमारी दशा में परिवर्तन होगा। और ये जो परिवर्तन का मुद्दा था ये पूरे समाज में तेजी से फैला और विभिन्न तबकों में इस पर बहस हुई। समाज के निचले तबकों से लेकर जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनमें, जो सरकार में काम करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे उनमें, अल्पसंख्यकों में, आरक्षण के प्रति जो अधिकार मांग रहे थे उन लोगों में, सब लोगों में एक सहमति बनी। और उन सहमतियों का परिणाम आप देखेंगे तो वो हमारे भारतीय संविधान में समग्र रूप में स्वतंत्र भारत के बाद संविधान सभा के माध्यम से निर्मित संविधान में उभर कर सामने आया। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बात थी। अगर हम मानकीय उदारवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो हम अपनी बात को और थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। राज्य द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह सोशल जस्टिस का बड़ा पैरोकार बनेगा और प्रतिरक्षक बनेगा। राज्य का मतलब है एक संप्रभु सरकार, स्वतंत्र रूप में जो देश का संचालन करने वाली सरकार है, वो लोगों की भलाई करने का और कल्याण करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ मामला फिर उलझा, क्योंकि सरकार को लोगों का कल्याण करने के लिए चाहिए धन, और धन गरीब आदमी के पास कहीं नहीं होता। तो गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा धन के बिना? तो सरकारों ने टैक्स किस पर लगाना शुरू किया? अमीर लोगों पर, और अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने का काम प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था ने मामला विवादास्पद बना दिया। जो पूंजीवादी लोग थे और जो फैक्ट्रियां चला रहे थे और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक थे, हाउसेज के मालिक थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। यद्यपि कीन्स जो एक बड़ा राइटर है, उसने कहा कि पूंजीवाद को अगर मंदी से उबरना है तो राज्य के हस्तक्षेप के जरिए, यानी स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो हस्तक्षेप करें और उनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक वॉन हॉयमिल्टन, फ्रीडमैन और बाद में रॉबर्ट नोजिक जैसे विद्वानों ने आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की। लोगों को ये कहा गया कि अगर ये जो विद्वान थे, इन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएगा, राज्य अगर फैक्ट्रियां लगाएगा, राज्य अगर नौकरियां देगा, राज्य अगर वो सारे काम करेगा जो प्राइवेट सेक्टर में किए जा रहे थे, तो फिर राज्य भी उसी तरह का शोषक बन जाएगा जिस तरह का निजी क्षेत्र में काम हो रहा था। इन लोगों का कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर कोई सबसे बड़ी चोट है तो वह है आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक दृष्टि से किए जाने वाली छेड़छाड़। तो राज्य को किसी भी तरह के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है जिससे व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी प्रभावित होती है। तो इसके लिए क्या करें? सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था थी उसमें राज्य की भूमिका को नए तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। और जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी किताब जो उसने लिखी थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें बहुत ज़बरदस्त दलीलें उन्होंने दी। जॉन रॉल्स कहते हैं कि आखिर क्यों समाज के गरीब तबकों की भलाई के लिए राज्य को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना यह था कि जो वितरण की प्रणाली है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। वितरण की प्रणाली मतलब सामग्री का जो एकत्रीकरण होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बात स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। एक श्रमिक एक उत्पादन में भागीदारी कर रहा है और एक सामग्री बनती है जिसमें रॉ मटेरियल लगा 100 रुपये का, और उसमें पूंजी जिसने लगाई थी पूंजीपति ने, वो उसकी पूंजी मान लीजिए 200 रुपये की पूंजी लगी हुई है उसमें, और 100 रुपये का उसमें कच्चा माल लगा हुआ है और 100 रुपये उसके उत्पादन पर लगे हैं।
तो इस तरह से कुल मिलाकर उस पर खर्चा हुआ 400 रुपये का। वो बेच रहा है कितने? 1000 रुपये में उसको बेच रहा है। तो 600 रुपये का जो प्रॉफिट है उसमें से श्रमिक के हिस्से में, जो बनाने वाला है, जो उत्पादक है, जो वास्तव में मजदूर है, उसको आपने दिया केवल 100 रुपया। यह है सामाजिक न्याय की अवधारणा का एक जीवंत उदाहरण। यानी जो प्रोडक्शन में काम करने वाला, जिसने अपना श्रम लगाया है, उसका हिस्सा बहुत न्यून रखा गया है। और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। पूरे विश्व में जो लेबर क्लास है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसका हिस्सा सबसे कमजोर है। तो जॉन रॉल्स कहता है कि प्रोसेस में, प्रक्रियात्मक जो व्यवस्था है, उसमें न्याय के सिस्टम को मजबूत करने के लिए वितरण की प्रणाली को पुख्ता किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह भी कहा कि समान स्वतंत्रता के लिए समान तरफदारी करने की आवश्यकता है। ऊंचे पद पर, ऊंची आर्थिक हैसियत से, ऊंची शिक्षा के आधार पर संपन्न लोगों के लिए एक अलग तरह का न्याय और गरीब लोगों के लिए एक दूसरी तरह का न्याय नहीं किया जा सकता है। तो सामाजिक आर्थिक इस अंतर को समायोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि वंचित वर्ग के तबके को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। रॉल्स रॉय का जब सिद्धांत सामने निकल कर आया तो जाहिर सी बात थी कि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। ये जो सामाजिक न्याय के नए आयाम करने वाली जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को समुदायवादियों ने और नारीवादियों ने और बहुत सारे अन्य लोगों ने भी इसकी आलोचना, बढ़ चढ़कर आलोचना की। समुदायवादी ये कहते हैं कि सामान्य तौर पर उदारवाद और विशेष रूप से रॉल्स रॉय के सिद्धांत की आलोचना में व्यक्ति की अणुवादी संकल्पना पेश की गई है। वो ये कहते हैं, रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना करने वाले लोग, कि रॉल्स ने मनुष्य की जो कल्पना की है वो एक बहुत छोटी यूनिट के रूप में की है। एक व्यक्ति के रूप में आप कल्पना करके और लार्जर सोसाइटी के बारे में बात करना भूल गए हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक परिवार की एक छोटी सी इकाई, और परिवार क्या है? एक कुल की, कुटुंब की, समुदाय की एक छोटी इकाई है। तो जब छोटी इकाई को आप ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर बाकी समाज के जो दूसरे पार्ट्स हैं उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये कहा गया कि हम सिस्टम को धीरे धीरे इस तरह नहीं बना सकते कि हम छोटी छोटी यूनिट पर फोकस करना शुरू करें। आपको एज ए होल, समग्र बात करनी पड़ेगी, और समग्र बात करेंगे तो एक व्यक्ति उसमें उतना ही हिस्सा ले सकता है जितना समग्र को मिलेगा। उदारवादियों की इस आलोचना में, रॉल्स की जो आलोचना थी, उसमें साथ में ये भी कहा गया 1980 के दशक में कि उदारवादियों ने समुदायवादियों की आलोचना जो की है वो समुदायवादियों की आलोचना उचित नहीं है और इसे समायोजित किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुसांस्कृतिकवाद की कल्पना की। दरअसल में ये जो पूरा सिस्टम है जिस पर अभी आलोचना रॉल्स की हमने पढ़ी है, एक उसने कहा कि व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा जाना चाहिए, समग्र रूप में नहीं देख सकते आप। अगर आप लार्जर परिप्रेक्ष्य में, बड़े संदर्भ में देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय के बीच में भी यही स्थिति बनती नजर आएगी आपको। अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं वो वास्तविक रूप में उनको तब तक न्याय नहीं मिल सकता जब तक कि बहुसंख्यक संस्कृति के लोग सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ स्वयं को न जोड़ लें। ये बहुत, और आज के भारत में, आज के विश्व में इस संदर्भ को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप समझिए कि हम किस तरह के चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान दीजिएगा आप इस मुद्दे पर। आज जो बहुसंख्यक या बहुसंस्कृतिवाद है हमारा, वो बहुसंस्कृतिवाद पर ये ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो जो समाज का अल्पसंख्यक तबका है उसकी हिफाजत करें, उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति को आज़ादी दें और उसको नए आयामों के साथ आगे बढ़ने का मौका दें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 60 के दशक के बाद ही जो नए आंदोलन आए थे, जिसमें नारीवादी आंदोलन, नागरिक आंदोलन, स्लेबियंस का आंदोलन, ट्रांसजेंडर्स का आंदोलन, पर्यावरण का आंदोलन, ये जो नए नए तरह के आंदोलन आए और उनका जो प्रचार और प्रसार बढ़ा है, उन सब को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक हिस्से पर अगर फोकस करेंगे तो दूसरे हिस्से उभर कर सामने आने लगेंगे।
नारीवाद, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, नारीवादियों ने रॉल्सवादी रूपरेखा की आलोचना की और अपने विश्लेषण में उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है ये हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आपको याद ही होगा, नारीवादी आंदोलन चला था तो नारीवादी आंदोलन ने पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था की पूरी आलोचना की थी। महिलावादी कहते हैं कि महिलाओं के विकास में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो पुरुषों की जो सत्ता है और उसमें पितृसत्तात्मक समाज है वो सबसे बड़ी चुनौती है, और लंबे समय तक ये नारीवादी आंदोलन चला। इसी तरह से बाद में गे, स्लेबियंस, ट्रांसजेंडर्स लोगों ने भी कहा कि जो सामान्य और नॉर्मल लोग हैं वो हमारे सम्मान के प्रति बहुत अधिक ध्यान नहीं रखते हैं। ट्रांसजेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर का मतलब तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, स्त्री और पुरुषों के अलावा जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये जो सामान्य लोग हैं ये हमारे प्रति नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते हैं। नागरिक आंदोलन की अगर आप बात करें दूसरे पश्चिमी देशों में जो खासतौर पर नागरिक आंदोलन पनपे थे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने खासतौर पर अगर आप अमेरिकी समाज की बात करें तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने कहा कि हमें अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए ये जो बाहर से लोग आकर बस गए हैं इनसे हमारी सुरक्षा कीजिए। तो अब एक के बाद एक परिवर्तन हम लगातार देख रहे हैं। बहुत संस्कृतियों ने भी अपने सैद्धांतिक रूपरेखा को समेटने की कोशिश की और इन सब पहलुओं में सामाजिक न्याय का जो अर्थ है उसको नए आयामों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि विविध जो समूह हैं वे सारे समूह अलग अलग अर्थों में अपने लिए अलग अलग प्रकार से सामाजिक न्याय की मांग करते हैं। विकासशील देश अलग तरह से बात कर रहे हैं तो पश्चिमी देश अपनी तरह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं। पश्चिमी जो देश हैं वो सामाजिक न्याय में ज़्यादा रेडिकल रूप में सामने आया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की बात करें तो उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो जोरदार संघर्ष किया था उसका मूल आधार था सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता ही है, वहाँ श्वेत पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, फिर ब्रिटिशर्स चले गए तो जो वहाँ लोग गोरे लोग रह गए थे उन लोगों ने वहाँ के जो रंग भेद के आधार पर जो काले लोग थे उनको सत्ता से दूर रखा और फिर एक लंबा संघर्ष चला और उस लंबे संघर्ष के बाद यह सामाजिक न्याय की अवधारणा उभर कर सामने आई। इसी प्रकृति में अगर अमेरिका के रेफरेंस में देखें तो वहाँ भी दमन काले लोगों को या रंग के आधार पर भेद किए जाने वाले लोगों को अमेरिका में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उनको दमन की स्थिति का भी सामना करना पड़ा था। अगर हम भारत के उदाहरण के साथ इसको जोड़ें तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को भारतीय संविधान में बहुत पुख्ता और मजबूती के साथ सामने रखा गया। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद संविधान सभा का सृजन हुआ और संविधान सभा के सृजन के बाद हमारे जो राजनेता थे, हमारे जो चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि भारतीय संविधान में की धाराओं में, उनके अनुच्छेदों में, उनके चैप्टर्स में, यहाँ तक कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूती के साथ रखा। उदाहरण के तौर पर भीमराव अंबेडकर उन लोगों के साथ खड़े थे जो समाज की सबसे हाशिए पर खड़ी हुई जातियां थी और जो पिछड़े तबके के लोग थे, उन पिछड़े तबके के लोगों को बराबरी का न्यायपूर्ण हक दिलाने के लिए और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए इस पर काम किया। इसी तरह से 1950-60 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को एकजुट किया जाना चाहिए और एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनको नौकरियों में हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने ऊंची जातियों को चुनौती दी और इस पृष्ठभूमि में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1990 के दशक में आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख और बड़ा मुद्दा ही नहीं बना, एक नारा बन गया और जगह जगह सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर अपने दावे पेश करने शुरू किए। भारत में राजनीतिक तौर पर अगर आप बात करेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी थी
तो उसके बाद जब मंडल आयोग का गठन हुआ और मंडल आयोग को लागू करने की बात आई, तो यह सामाजिक न्याय का ही एक उदाहरण है। मैं सामाजिक न्याय के संदर्भ में बिहार के उदाहरण से भी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामाजिक तौर पर जो जातियों का पिछड़ापन है वो कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे उभर कर सामने आया और सत्ता में भागीदारी को लेकर उनके स्वरूप को कैसे उभारा गया। SC ST की अवधारणा के आधार पर आरक्षण प्रारंभ हुआ, फिर OBC को आरक्षण दिया गया, फिर बिहार में एक नया वर्ग छांटा गया, दलितों का वर्ग, फिर दलितों के वर्ग के बाद एक नया वर्ग तलाश किया गया, महादलित वर्ग, और उसके बाद भी अब धीरे धीरे और उसमें नीचे उतरते चले जा रहे हैं। और जो नीचे उतरते, जैसे जैसे हम नीचे उतरते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो पर्यावरण का आंदोलन है, उस पर्यावरण के आंदोलन के साथ जल, जमीन और जंगल वाले समुदाय के साथ यह लड़ाई वहां तक जा पहुंची है। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो कहां तक चली गई है, देखिए आप। यानी जो आदिवासी हजारों साल से जंगल में रह रहा है, विकास के नाम पर जिस तरह से जंगल काटे गए और विकास के नाम पर जिस तरह से उनको बेदखल किया गया, तो उसके बाद ये लड़ाई अब वहां तक चली गई। तो वो बेचारा शहर में आ नहीं रहा, वो सामान्य जंगल में रह रहा है, सामाजिक बहुत कम न्यूनतम सुविधाओं में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास न सड़क थी, न पानी था, न बिजली था, कुछ नहीं था। फिर भी वो हमारे जो तथाकथित शहर के सभ्य लोग हैं वहां तक दावेदारी नहीं कर रहा था। लेकिन जब शहरों ने दायरा फैलाना शुरू किया, विकास की अवधारणाएं बनने लगी, बड़े बड़े मास्टर प्लान बनने लगे, और उनके बाद जब जंगलों को काटा जाने लगा, तो ये आदिवासी बेदखल होने लगे। और जब ये आदिवासी बेदखल होने लगे, तो भारत में पर्यावरण का जो आंदोलन था, उस पर्यावरण के आंदोलन ने एक नया रूप लिया और कहा गया कि जल, जंगल और जमीन किसकी है। जहां पर वो जमीन का वास्तविक मालिक रह रहा है, वो मालिकाना हक भी नहीं है, वो बेचारे पेड़ों की रक्षा करते थे और बहुत न्यूनतम आवश्यकताओं से अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब ये सारी स्थितियां पूरे सामाजिक तौर पर उभर कर सामने आई, तो उन्होंने भी बेहतर सुविधाओं के लिए संघर्ष करना शुरू किया, और यह धीरे धीरे सामाजिक न्याय ऐसे लोगों के अस्तित्व और अस्मिता के संघर्ष से जुड़ गया। सामाजिक न्याय और सामाजिक संघर्ष ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल जस्टिस एंड सोशल क्लास। जब सामाजिक तौर पर न्याय नहीं मिलता है, तो विभिन्न तबके अपनी गरिमामय जीवन जीने के लिए संघर्ष के प्रति तैयार हो जाते हैं। और जब वो संघर्ष के प्रति तैयार होते हैं, तो उनमें वो जो संघर्ष है, आमतौर पर ऐसा संघर्ष अहिंसक होता है, आमतौर पर सांकेतिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। और गांधी जी ने तो हमारे देश के लोगों को बहुत सारा संघर्ष का अहिंसात्मक स्वरूप भी सिखाया है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह संघर्ष हमेशा ही अहिंसक रहेगा या रहता है। वर्तमान समय में अगर आप देखें, तो समाजवाद का जो वर्तमान स्वरूप है, वो सामाजिक आयाम के साथ जुड़ा। समाजवाद इसलिए सामने भारतवर्ष में आगे बढ़ा और कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक आगे चला कि लोगों को इससे सामाजिक न्याय मिलेगा। ये कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे विकासशील समाजों की जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया थी, वो जटिल होती चली गई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया, जैसे जैसे विकास की अवधारणा का विकास हुआ, तो विकास की अवधारणा के साथ साथ सामाजिक न्याय जटिल हो गया। और विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में जो सामाजिक न्याय है, वह बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया। अधिकांश मौकों पर समाज में जो लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत अधिक हिंसा के साथ आगे बढ़ते देखा हमने, और अनेक राज्यों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकारों को भी जाहिर सी बात है, जब अराजकता फैलती है, सामाजिक न्याय के लिए जब हिंसक संघर्ष सड़क पर उतर आते हैं, और जब वो जातिगत द्वेष में बदल जाते हैं, जब वो स्त्री पुरुषों के द्वेष में बदल जाते हैं, जब वे वर्ग विभेद के आधार पर बदल जाते हैं, तो फिर वहाँ संघर्ष तेज हो जाता है। और उस संघर्ष का मुकाबला सरकारों को करना पड़ता है, राज्यों को उसमें उतरना पड़ता है, और तब पुलिस वहाँ उतरती है और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, गोलीबारी करनी पड़ती है। और तब वह सामाजिक न्याय का मुद्दा एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष से
के बीच से निकलकर और राज्य के पाले में चला जाता है और इस तरह राज्य और समाज या समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। और ये जो सामाजिक न्याय की ये जो अवधारणा है ये तब और अधिक पेचीदी हो जाती है क्योंकि निरपराध लोग उसमें मारे जाते हैं, हजारों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर इस सारे संकल्पना में एक लंबी खामोशी छा जाती है और इस तरह समाज अपने नेतृत्व के प्रति विमुख होने लगता है। तो उसको जागृत करने के लिए आवश्यकता है, उसको नए सिरे से जगाने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? इस सारी प्रोसेस में अगर हम बात करें तो क्या बात निकलकर सामने आई है? जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि सामाजिक न्याय का सीधा सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपना विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। और हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक न्याय की जो स्थापना है उसकी महत्वपूर्ण व्यवस्था उसमें की गई है। एक अवधारणा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम सामाजिक न्याय के बुनियादी तौर पर सभी मनुष्यों को समान मानते हैं। यानी भारत का संविधान कहता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है वो कहता है कि सभी लोग समान हैं। अब अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि समानता की व्यवस्था होगी कैसे आखिर। समानता की व्यवस्था के लिए किसी भी व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। ये जो सामाजिक पूर्वाग्रह वो क्या है? आप जानते ही हैं हमारे यहाँ सामाजिक पूर्वाग्रह, हमारे देश में सामाजिक आधार पर पूर्वाग्रह जातिगत आधार पर हैं, भौगोलिक आधार पर हैं, क्षेत्रीय आधार पर हैं, धार्मिक आधार पर हैं, सांस्कृतिक आधार पर हैं। तो ये जो पूर्वाग्रह हैं, इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने की आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको कैसे स्थापित करें, उसका उद्भव कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ मानदंड तय करने पड़ेंगे, कुछ आदेश तय करने पड़ेंगे, कानूनी प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी, नैतिक विकास को भी स्थापित करना पड़ेगा। इस अवधारणा में जो सामाजिक समानता का सिद्धांत है वो नियमों और कानूनों के समर्थन से ही लागू किया जा सकता है। हम आसानी से किसी को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जब संविधान के अंतर्गत उसको डाल देंगे, संविधान के सांचे में उसको ले आएंगे, तो फिर लोग उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सामाजिक न्याय शब्द में प्रथम भाग समाज है और समाज में रहने वाले लोगों के लिए दूसरा भाग न्याय है, और यह न्याय उन्हें तब मिलेगा जब स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों का समान वितरण होगा। इस वितरण में सामाजिक न्याय वह कंसेप्ट बनता है या वह प्रत्यय है जो समाज में रहने वाले सभी लोगों के समान रूप से अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझें तो यह भी कह सकते हैं कि समाज सभी व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें विकास के समुचित अवसर दे। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वो किसका आधार पर बढ़ी? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर। महिलाओं का जो राजनीतिक नेतृत्व पुख्ता होकर उभर कर सामने आया वो कैसे आया? सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर। अभी हमारे देश में नवीनतम जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किस आधार पर? वो एक आदिवासी समुदाय से निकल कर आई थी, उड़ीसा के एक आदिवासी समुदाय से। लेकिन सामाजिक न्याय की अवधारणा ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, तो वो एक ग्राम पार्षद से बढ़ते बढ़ते उड़ीसा में मंत्री बनी, उसके बाद राज्यपाल बनी और अब वो देश की राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन हैं। तो महिलाओं को दूसरे शब्दों में कहें, समाज की क्षमता कैसी है उसमें उनको अवसर दीजिए। तो सामाजिक न्याय की परंपरागत अवधारणा और आधुनिक अवधारणा को एक दूसरे के साथ लिंक करने की आवश्यकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यह भी समझ में आएगा आपको कि मानव अधिकार और समानता एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अधिकार कैसे जुड़े हुए हैं, इनका स्वरूप क्या है? ये अधिकार अवधारणा की संकल्प जिसका उद्देश्य ही समतामूलक हो अगर, तो एक दूसरे के साथ हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इन अधिकारों में समतामूलक समाज महत्वपूर्ण है। रूढ़ियां जितनी भी हैं, अंधविश्वास जितने भी हैं, उन सब की तोड़ क्या है? शिक्षा। और जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा वैसे वैसे समतामूलक समाज का भी विस्तार होगा।
उसमें जातिगत विभेद कम होते चले जाएंगे, उसमें सांप्रदायिक विभेद कम होते चले जाएंगे, उसमें सामाजिक, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सामाजिक न्याय की अवधारणा में बड़ी बाधक बनी हुई हैं और हमारे संविधान में बहुत खूबसूरती के साथ इनको शामिल किया गया है। तो सामाजिक न्याय के अभाव में आप देश की एकता को अक्षुण्ण नहीं बनाकर रख सकते। लंबे समय तक भारत गुलाम क्यों रहा? क्योंकि हम अपने सांस्कृतिक परिवेश को जिंदा रख पाने में कामयाब नहीं रहे। तो सामाजिक न्याय की जो समतावादी व्यवस्था है, उस समतावादी व्यवस्था में राज्य को भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। राज्य भी किसी समाज, किसी जाति, किसी वर्ग के लिए विभेदकारी नहीं बन सकता है। और संविधान ने राज्य के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। समाज में जो आज हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, यह इतनी आसानी से भारतवर्ष में नहीं पहुंच पाया। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए भी लंबे समय तक हमारे धर्मगुरुओं ने, सांस्कृतिक चेतना करने वाले लोगों ने, राजनेताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से समाज को आईना दिखाया, रास्ता दिखाया। महावीर स्वामी, बाबा रामदेव, कबीर, लोक देवता रामदेव की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोक देवता रामदेव, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और आर्य समाज के संस्थापक से लेकर अन्य अनेक ऋषि मुनि, समाज के नेता, जिन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों पर चोट की और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक न्याय जहां नहीं होता है, वहां क्या होगा? आप जानते हैं, जिन राज्यों में, जिन देशों में सामाजिक न्याय की व्यवस्था का अभाव होता है, वहां पर युद्ध होता है, क्रांति होती है, बगावत होती है, विद्रोह की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। श्रेष्ठ शासकों ने भी अपनी नीतियों में जब तक सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मान्यता प्रदान नहीं की, वे श्रेष्ठ शासक नहीं कहलाए या श्रेष्ठ ढंग से शासन नहीं चला सके। तो श्रेष्ठ ढंग से शासन चलाने के लिए और सत्ता की निरंतरता के लिए, अखंडता के लिए, डावाडोल न हो उनकी व्यवस्था, इसके लिए इस बात पर बल दिया गया था। तो हमारा भारतीय समाज जो पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कालांतर में वो दूषित होकर धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदला, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुआ तो जातिगत रूढ़ियाँ आई, जातिगत रूढ़ियाँ आई तो असमानताएं आई, अलगाववाद आया, क्षेत्रवाद आया और उसके साथ साथ ऊंच नीच की भावना भी उत्पन्न हुई। अगर आप मानवतावाद पर बात करें तो सीधी सीधी बात है कि प्रत्येक मनुष्य एक जैसी स्थिति में पैदा होता है। शारीरिक रूप से हम सब की संरचना एक जैसी है, तो फिर भेदभाव किस आधार पर हुआ? अब ये हम अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि जातिगत विशेष, जाति विशेष के दूल्हे को एक जाति विशेष के समुदाय ने अपने क्षेत्र से नहीं निकलने दिया। कहीं पता लगता है कि साहब वो पानी पीने पर विवाद हो गया कि मटके को हाथ लगा दिया। कहीं पता लगा कि आपने किसी ने किसी को छू दिया तो विवाद पैदा हुआ। ये जो विवाद थे, असमानताओं के कारण, क्षेत्रवाद के कारण, ऊंच नीच की भावना के कारण ये विभेद पैदा हुए। हालांकि मैं फिर आपसे याद दिला दूं, फिर कह दूं आपको कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है और आज की जो टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक ने इन चीज़ों को बुरी तरह से धकेल कर रख दिया है पीछे। जातिगत व्यवस्था के बारे में चाहे कितना ही आपका आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह कुछ भी हो, लेकिन जब आप तकनीकी तौर पर आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप। अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो फिर आपको जातिगत आधार पर कोई विभेद आप वहाँ नहीं पाल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन किस जाति, किस समुदाय, किस क्षेत्र, किस वर्ग का व्यक्ति है। और तब आप सहज रूप में व्यवहार करने लगते हैं। तो आप बताइए, जब आप गांव में बैठे हैं, एक छोटी जगह बैठे हैं, तब आपकी चेतना में, और जब आप शहर में चले गए और बड़े कुलबे में, बड़े वातावरण में, बड़े समुदाय में शामिल हो गए, तो वहाँ आपकी चेतना ग्रामीण चेतना से कैसे भिन्न हो गई। एक भारतीय बालक, भारतीय युवक, भारतीय लड़की अपने देश में पढ़ाई लिखाई कर रही है, तब वो भारतीय संस्कारों के साथ इन सारी कमियों से जूझ रही थी। लेकिन जब वो विदेश चली गई तो विदेश जाने के बाद वो सारे
जो देश में उसके साथ रूढ़िवादिता थी, जो जकड़न थी, वो सारी छूट गई पीछे। और वो वहाँ जाकर, वहाँ उसको कोई खाने पीने के लिए टोकने वाला नहीं है, वहाँ कैसा पहनती है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जातिगत आधार पर कोई उसका विभेद करने वाला नहीं है। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये तकनीक से, ज्ञान से, विज्ञान से परिवर्तन आया है, और इस परिवर्तन ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये मत समझिए कि पूरी तौर पर आज भी हम सामाजिक न्याय की अवधारणा के आदर्श मुकम्मल स्थान तक आ गए हों, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, आज भी किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था मौजूद है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो समाज में विभेद करते हैं और समाज के लोगों में इस तरह का हीन भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंततः भारत ने 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो हम कामयाब हुए और स्वतंत्र होकर हमने अपने देश को आगे बढ़ाया। हमने उस सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख हम लगातार इसमें कर चुके हैं। प्रजातंत्र की स्थापना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना, उस संविधान ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दर्शन उसमें स्थापित किया गया। हमारा संविधान केवल उदारवादी ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ भी है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। सामाजिक न्याय के लिए जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो हमारा है समता मूलक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो समानता का अधिकार है वो सदियों से अत्याचार सह रहे लोगों के भीतर सुधार लाने के लिए, काम करने के लिए स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसीलिए किया गया था। सामाजिक न्याय का यह सबसे बड़ा, सटीक और महत्वपूर्ण आयाम है, जिसने भारतीय संविधान को गौरवान्वित किया, और समाज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हम इसके आधार पर देख रहे हैं। और इसी आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ता चला गया, और आरक्षण का दायरा विभिन्न उन एक एक करके धीरे धीरे हम समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े तबके को आइडेंटिफाई करते गए और उन्हें इसमें शामिल करते चले गए। संविधान में भली भांति यह भी समझ लिया कि सच्चे लोकतंत्र के लिए केवल मानवता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि न्याय की आवश्यकता है, और न्याय के बिना न तो समानता स्थापित होगी और न स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित हो सकता है। इसीलिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 में न्याय के आदर्श के रूप में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए काम करता है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय स्थापित कर सके। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाया गया, इसके लिए रोजगार के साधन मजबूत बनाए गए। तो इस आधार पर भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी सहायक बना। सामाजिक न्याय का जो अभिप्राय है वो मोटे तौर पर अगर आप समझें तो एक नागरिक से दूसरे नागरिक के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी सभी को सहज, सुलभ और सामाजिक न्याय मिले, यह व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो व्यवस्था है ये तब होगी जब शोषण नहीं होगा, यह व्यवस्था तब होगी जब पवित्र सामाजिक स्वरूप बनेगा। तो किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए केवल साधन नहीं, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। साधन भी पवित्र हो और साध्य भी पवित्र हो, महात्मा गांधी यही कहते थे। तो समता मूलक समाज की स्थापना करने का लगातार हमें प्रयत्न करना होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के जो आदर्श हैं उनको भाग 3 और 4 में, जैसा हमने जिक्र किया, उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 15 में 14 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अवसर दिए गए। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं उनको प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। और अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अंत कर दिया गया है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मनुष्य से जोर जबरन किसी भी प्रकार का आप बलात् या जबरदस्ती रोजगार
या श्रम नहीं करवा सकते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बेगार पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों से काम कराने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको रोका गया। अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार दिए गए और इसे सामाजिक न्याय के सोपान के रूप में स्थापित किया गया। तो संविधान में नागरिकों के लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को स्वीकार किया गया। अगर आप अनुच्छेद 41 की और 42 की बात करेंगे तो समझ में आएगा हमें कि राज्यों को यह दायित्व सौंपा गया कि वे काम के लिए यथोचित मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 43, 44, 45 और 47 में सामाजिक न्याय की अवधारणा को हमारे संविधान निर्माताओं ने बखूबी और प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया और इस क्रम में सन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और वह महत्वपूर्ण कदम था 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा। और इस शिक्षा के मौलिक अधिकार की दृष्टि से 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ और अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। यानी अभी तक जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन यहाँ पर उसमें एक परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की जो व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था का ही परिणाम है कि धीरे धीरे शिक्षा के कितने नए आयाम आए। आप देखिए जो मिड डे मील की योजना है, शिक्षा के दृष्टि से मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा देना राज्य के दायित्व भी बनाया गया और फिर बच्चों को पोषित भोजन मिले ये भी राज्य का दायित्व स्थापित किया गया। तो समग्र रूप से अगर आप देखें तो सामाजिक न्याय की जो हमारी अवधारणा है उसका व्यावहारिक स्थिति कैसी है, ये अब एक हमारे सामने एक सवाल आ गया। सामाजिक न्याय की जो स्थिति है इसमें संविधान में दर्जनों व्यवस्थाओं के बाद भी आज भी आप भारतवर्ष के सामाजिक न्याय के स्वरूप को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। आज भी पिछड़ा और कमजोर वर्ग सुविधाहीन है, अन्यायपूर्ण जीवन जी रहा है और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए लगातार मांग की जा रही है। लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनको लेकर बात कही जा रही है। आप अगर आरक्षण की व्यवस्था पर बात करेंगे तो इसका भी पूरी तौर पर राजनीतिकरण हो चुका है। चुनावों ने पूरी तरह इसको राजनीतिकरण कर दिया और 70 वर्षों में जिन लोगों के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई थी अब एक नया वर्ग खड़ा हो गया है। आरक्षित तबके में से एक नया कुलीन वर्ग खड़ा हो गया और वो इसका बार बार लाभ उठाता है और दूसरे लोगों को इसमें घुसने नहीं देता है। तो यह एक नए तरह का सामाजिक संघर्ष हम सामने देख रहे हैं। एक ही परिवार के लोग, एक ही समुदाय के लोग, एक ही स्थान के लोग बार बार उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षित भले ही हो गए हों लेकिन फिर भी उन्हें अवसर नहीं मिल रहा। मुख्य धारा से वे लोग दूर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं और ख़ास तौर पर आदिवासी जनजातियाँ जो हैं उनको देखेंगे तो आप अच्छी तरह इस बात को समझ जाएंगे कि उनको इसका फ़ायदा नहीं मिला है। भारत की जो दलीय राजनीति है उसने भी एक नुकसान पहुंचाया हमें और वो नुकसान यह है कि वोट बैंक की राजनीति ने सामाजिक न्याय को एक तरह से विकृत किया है, एक तरह से धूमिल कर दिया है। कानूनों के क्रियान्वयन के उपरांत भी अगर वंचित वर्ग तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और आज भी उन्हें दया, सहानुभूति, करुणा के आधार पर देखा जाता है तो यह हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसलिए हमें इस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है अगर आप उसकी समीक्षा करते हैं तो क्या समझ में आता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा से यह समझ में आता है कि जिस तबके के उत्थान के लिए यह सारी व्यवस्था की गई थी उस तबके का सामाजिक तौर पर आज ध्रुवीकरण हो रहा है। जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति ने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह ध्वस्त करके रख दिया है। सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण भले ही हमने उनको दे दिया हो लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय की स्थापना नजर नहीं आ रही है। इस वर्ग के मानसिक और
शैक्षणिक विकास के सतत और सार्थक प्रयासों की जरूरत है। उन्हें संकीर्ण सामाजिक क्रियाकलापों से मुक्त करने की आवश्यकता है। तो हम क्या करें, हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं, हम कैसे उन लोगों के साथ जोड़ें, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन आपको दोस्तों मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ। 20 फरवरी को पूरे विश्व में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको पारित किया और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का जो तात्पर्य है वो, वैसे तो अगर आप ये तो अभी तक जो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र में सामाजिक स्तर पर, भारत के स्तर पर बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप विश्व स्तर पर बात करेंगे तो विश्व स्तर पर जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो यह है कि देशों के बीच में भी आपस में सह अस्तित्व बना रहे, उनके बीच में भी अंतर्देशीय समानता बनी रहे, वहाँ भी आपस में एक दूसरे के साथ आदर्श मूल्यांकन की स्थिति बनी रहे, आदर्श नियमों को लागू करने की व्यवस्था बनी रहे। अगर ये सब नहीं होगा तो छोटे देश समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास साधनों की कमी है। तो ऐसे साधनों की कमी वाले देशों को बड़े और संपन्न देश वो सामाजिक न्याय की दृष्टि से उनको मदद करें। सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है उसमें जाति, उम्र, लिंग, इनके भेदभाव नहीं होने चाहिए या इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब अगर आप इन सारे मूल्यों को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि आखिर सामाजिक न्याय के सामने चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां भारतीय संदर्भ में भी हैं और पूरे विश्व के संदर्भ में भी हैं। पितृवंशीय व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक समाज हैं, जाति व्यवस्था है, विशिष्ट तरह का एक कल्चर है। तो ये जो कल्चर है ये भी महत्वपूर्ण है। और लैंगिक आधार पर भी भेदभाव है, स्त्री पुरुष के बीच में जो अंतर है वो भी बहुत अंतर है। तो ये जो सामाजिक न्याय है इसकी व्यवस्था में ये सारी चुनौतियां भी हमारे सामने बहुत सारी हैं और इनके कारण भारत की जो दशा है वो भी बहुत गड़बड़ होने लगती है। गिग अर्थव्यवस्था ने श्रम के क्षेत्र में भी नई चुनौतियां पैदा की हैं। इसलिए अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है, कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता है और मूल अधिकारों में उल्लेखित राजनीतिक न्याय के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त कर सकें, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय की जो समग्र अवधारणा है वो क्या है, उसको हम संक्षेप में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा मानव गरिमा को अधिकार पूर्वक संपन्न करके आर्थिक दृष्टि से उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, भेदभाव रहित व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है और सरकारों के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव किसी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों के साथ और छोटे राष्ट्रों के साथ इसी तरह का व्यवहार करने पर हम सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू कर सकेंगे। लेकिन यह बात सच है कि सामाजिक न्याय के समग्र स्वरूप को और आदर्श स्वरूप को प्राप्त करना एक दिवा स्वप्न है और आप इस दिवा स्वप्न में अपना रास्ता तलाशें, अपनी प्रगति को बनाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों और अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद।